नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं हूं महावीर समता संदेश के इस मुख्य कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ में हैं सर शंकरलाल जी चौधरी साहब। आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और एक लंबा आपका अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर न केवल ये अनुभव न केवल सर्विस का है, इसके साथ साथ जो शैक्षणिक, एक सामाजिक और एक उनका जो सरकारी स्तर का जो एक अनुभव रहा है, इनका जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, इन सब चीज़ों को लेकर आज आपसे बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि वर्तमान में कौन कौन से मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिस पर जनता की तरफ से एक क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या सुझाव होने चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर आज बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों में देखने को मिला है देश में किसान आंदोलन और मजदूरों का आंदोलन एक बड़े जोर शोर से देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा किसान आंदोलनों को लेकर कि आपको क्या लगता है ये किसान आंदोलन किस प्रकार से मतलब जो होने चाहिए थे और ये कहाँ तक पहुँचे हैं, सरकार की इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं। पहली बात तो ये कि ये जो कानून लाए गए हैं उससे आप कितने सहमत हैं, इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मुझे तो लगता है कि जो कानून लाया गया है जी, भले ही उसमें किसान की आज़ादी की बात नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने कही है, लेकिन असल में ये कॉरपोरेट पूंजी के लिए कृषि को क्षेत्र खोलने का कदम है। अच्छा। और इसके लिए भारी दबाव रहा है कांग्रेस के समय में भी और नरेंद्र मोदी के समय में भी। अच्छा। अब चूंकि बड़े कॉरपोरेट हाउसेज ने ये एक तरीके से उनको विश्वास हो गया है कि नरेंद्र मोदी उनके एकदम सच्चे सिपह सालार हैं और वो किसान हित या देश हित की बात करते हुए वो उनके कॉरपोरेट पूंजी के लिए कोई भी निर्णय लेके उसको पार ले जाते हैं। और इसी आशा में उन्होंने ये उन पे दबाव बनाया और उन्होंने ये कानून, कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है, शायद इस बात से वो सहमत हैं कि कॉरपोरेट पूंजी अगर कृषि में आएगी तो शायद जो उनका वायदा है कि 2022 तक वो किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो शायद किसानों को कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि मिल सकती है। इससे उनका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो कहीं न कहीं कन्विंस्ड है। तो ये इन दोनों चीजों के कारण ये कानून पास हुआ है, न कि जेन्युइन किसान के प्रति किसी तरह की कंसर्न के कारण। तो ये तो मेरा पक्का मानना है। सीधे तौर पर आप ये मानते हैं कि जो भारत में एक जो बिजनेस वर्ग है, उद्योगपति हैं, इनका मतलब डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक दबाव है, उस वजह से ये किया गया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक दबाव के नाते हुआ है। बिल्कुल। मैं और उद्योगपति आप जब कहते हैं, उद्योग और व्यापारी की बात करते हैं, तो मैं कहूंगा कि जो बड़ा कॉर्पोरेट व्यापारी है उनका भारी दबाव है। अच्छा। बल्कि उनकी ये प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है। ये बात भले ही जनहित की करते हैं, लेकिन आज के दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की जो सरकार है, हमारा अनुभव इस सरकार के साथ में ये स्पष्ट करता है कि जो कानून ये लाए हैं, जो भी इन्होंने विधेयक पास कराए हैं, वो सारा जो कुछ बचा खुचा क्षेत्र है जो कॉरपोरेट शिकंजे से बाहर था, जैसे खेती का उदाहरण है, उसको पूरी तरह से कॉरपोरेट के शिकंजे में, उसके नियंत्रण में लाने के लिए ही ये सारे कानून बने। मतलब कैसे लाएंगे, किस तरह से आप देखिए, उदाहरण के लिए जैसे ये कानून है, 3 कानून है। कृषि में संकट था। कृषि में संकट क्या है कि कृषि की लागत बहुत ज्यादा आ रही है और उस लागत के मुकाबले किसानों को उसका जो फायदा है, उसका जो मूल्य है, वो नहीं मिल रहा है। एक तो बड़ी समस्या ये है। कृषि के और दूसरे भी संकट हैं, लेकिन ये जो एक तरीके से कहिए तो मूल्य गिर जाने वाली बात और उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलने वाली बात, जिसको काफी अरसे से सरकारें समर्थन मूल्य के माध्यम से थोड़ा बहुत भरपाई करने की कोशिश करती थी, तो ये उसके बावजूद भी एक स्थिरीकरण आय में बना हुआ है। और चूंकि इतनी बड़ी वोटर तादाद है, अभी भी माना यह जा रहा है कि करीब 59% लोग खेती में अपना पेट भरते हैं, तो 59% आबादी की आय अगर स्थिर हो और वो वोटर भी हो, तो एक दबाव तो रहता ही है कि भाई इनका बढ़वा दें, लेकिन बढ़ने वाली बात है नहीं यहाँ पे। और उस दबाव के चलते ये समर्थन मूल्य वाली बात लगातार सारी सरकारें करती रही हैं, लेकिन हम देखेंगे कि समर्थन मूल्य पे जो फसलों की क्रय होती है, वो तो जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से तो 6% है। तो टोटल उत्पादन का मात्र 6% जो समर्थन मूल्य पे क्रय सरकार कर पाती है। लेकिन इसके चलते एक ये होता था कि एक आश्वासन रहता था
अच्छा। और वो एक बैरियर के रूप में काम करता था कि बहुत ज्यादा फसलों की कीमत नहीं गिर पाती थी, और वो मार्केट इंटरवेंशन जो है उससे मदद मिलती थी किसानों को। तो अब इसके कारण ये जो इन्होंने प्रो कॉर्पोरेट निर्णय लिया है किसान हित के नाम पे, इससे वो नहीं होने वाला है। अच्छा। अब देखिए, केवल अगर किसान हित की बात होती तो आप मुझे ये बताइए कि 2 कानून को तो चलो मैं आंख मीच के मान भी लूं, या किसान भी मान ले कि हमारे लिए किया होगा, लेकिन ये तीसरा कानून जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को रद्द करने का है, उसका इससे क्या लेना देना है? ये केवल और ये अकेला एक एक कानून नहीं है, ये तीनों का पूरा संयोजन है। इन तीनों कानूनों का जो पैकेज है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दबाव में है। अच्छा। अब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त कर देने से अब कोई भी बड़ा कैपिटल कितनी भी मात्रा में खाद्यान्न इकट्ठा कर सकता है, दालें इकट्ठा कर सकता है, ऑयल सीड्स इकट्ठा कर सकता है। उसका परिणाम क्या होगा? जब उत्पादन ज्यादा होगा या फसल निकलने के, हमारी छोटी खेती है, किसान दबाव में रहता है, बहुत सारा उधार लिया होता है खाद बीज के लिए, सामाजिक घरेलू कार्यों के लिए, तो उसको चुकता करना है, ब्याज पे देना है, तो तुरंत बेचने के लिए आता है। तो जब वैसे ही अगर जब ये इस तरह की व्यवस्था, खुली व्यवस्था कर दी, तो पहले से ही कीमत नहीं मिल रही थी, अब तो और नीचे गिर जाना है। तो बड़े पैमाने पे फसलों के भाव गिरेंगे, और उसके गिरने के बाद में ये जब उस वक्त उस नीची कीमत पे खरीदेंगे, और फिर ये होर्डिंग करेंगे। ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था वो इसको रोकता था, तो अब वो उनके लिए वो एक सुविधा हो गई है। वो बड़े पैमाने पे बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे और उनमें स्टोरेज करके और फिर महंगा बेचेंगे पब्लिक को। तो इससे केवल किसान प्रभावित नहीं होगा, इमीडिएटली तो किसान प्रभावित होगा, लेकिन साथ ही साथ बाकी जो पब्लिक है, गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो सब भी प्रभावित होने वाला है। किसान आंदोलन को आप किस प्रकार से देखते हैं? और जो सरकार की एक प्रतिक्रिया हुई है कि पुलिस के माध्यम से जो भारी लाठीचार्ज हुआ है, जो हरियाणा में देखने को मिला, और देश भर के किसानों को इस प्रकार से लाठीचार्ज के माध्यम से मतलब रोका गया है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? कि उनका स्टैंड क्या होना चाहिए था? किसान वर्ग जो है, खास तौर से जहां किसानी पे जिंदा हैं लोग, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो एक तरीके से भयभीत है। किस बात से भयभीत है? कि उसकी आर्थिक बदहाली हो जानी है। उनकी पीढ़ियों का जो अनुभव है बदहाली का, वो उनको आंदोलन में ले जाने के लिए उद्वेलित कर रहा है। अच्छा। सरकार जब बार बार ये कहती है कि नहीं, हमने समर्थन मूल्य हटाने और समर्थन मूल्य की तो कोई बात ही नहीं की है, लेकिन कोई भी सरकार ये जोखिम तो उठा नहीं सकती, लेकिन उसके कदमों से पता चल जाता है कि ये क्या होने वाला है। किसान जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए रास्ता खोल रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत उसको फायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में खेती किसानी पूरी तरह से जब उनके शिकंजे में आ जाएगी, तो दूसरे क्षेत्रों में जो पूंजी का शोषण है, वैसा ही बाद पूंजी का शोषण खेती में भी हो जाएगा। तो जो पहले से ही बदहाल एक तबका है किसानों का, वो उनकी बहुत दुर्दशा हो जानी है। अच्छा। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, पहले भी ये एक सामान्य प्रशासनिक आदेश से ही समर्थन मूल्य, तो अगर मान लीजिए था और वो किसानों के हित में है, तो किसान तो कह रहे हैं बाकी आपके कानून लागू कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप तो हमको यह आश्वस्त कर दीजिए कि अगर निजी पूंजी वाला मंडी के बाहर समर्थन मूल्य से नीचा खरीदे तो या तो वो अपराध हो, या अगर वो नहीं खरीदे तो आप खरीद लेंगे। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस बात से बहुत स्पष्ट है, सरकार इस पे क्यों चुप्पी साधी हुई है? इस बात से स्पष्ट है कि यह आश्वासन अगर नहीं मिल रहा है तो ये कानून किसान के हित में नहीं है। अच्छा। और इसलिए किसान उद्वेलित है। और दूसरी बात, जहां तक आंदोलन पे लाठीचार्ज और ये सब कराने की बात है, अब आप देखिए कि अगर किसान हित की बात होती, मैं मान लीजिए कि सत्ता में हूं, कोई भी किसी भी सत्ता में है, और जिसके हित के लिए किया वो उद्वेलित है, तो आप उस हित को दबाने के लिए इतने उत्साही क्यों है? बिल्कुल, इतने उत्साही क्यों है? वो इसका मतलब ये है, और वो इतने उद्वेलित क्यों है? तो फिर तो आपको वापस ले लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उनको पता है वापस तो नहीं होने वाला है। अब चूंकि वो मजबूती से उन्हीं के पैसे से उनकी राजनीति हो रही है, वही उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बॉन्ड खरीद रहे हैं, वही उनको मीडिया उपलब्ध करा रहे हैं जो उनके गलत कामों को भी ठीक ठहराता है, समाज में उनकी अच्छी छवि बनाने की, खराब कामों के बावजूद अच्छी छवि बनाने की कोशिश करता है। तो जिस पूंजी पे वो आधारित हैं अपने राजनीतिक कैरियर के लिए, तो उनकी सेवा से वो पीछे हटने का उनका, इसलिए किसान किसी भी हद तक जाएगा लाठी से पिटवाएंगे। उनको ये विश्वास है अभी पिटा लेंगे, अभी इलेक्शन में बहुत ज्यादा समय पड़ा है, काफी छोटा बहुत
कोई दूसरी राहत देके जाति पाति और धर्म का विभाजन करके हम किसानों को वापस हिंदू मुस्लिम को खेन में कार के वोट में वापस ले आएंगे, वरना तो उनको निश्चित रूप से अब पीछे हट जाना चाहिए इससे। ठीक है सर, मैं आपसे मतलब जानना चाहूंगा, जैसे अभी मजदूर कानूनों में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और जिस प्रकार किसानों ने जो आंदोलन किए हैं, ठीक उसी प्रकार उससे भी मतलब बढ़ चढ़कर मजदूरों के भी आंदोलन हुए हैं लगातार पिछले 3 सालों से मतलब देखे जा रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और सरकार ने जैसा कि अभी आनन फानन में ये मजदूर कानूनों को भी पारित किया है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको फिर उसी प्रकार से देख रहा हूं जी कि ये सरकार जो पॉलिसीज लागू कर रही है, वो चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, वो कॉरपोरेट पूंजी के हित के लिए उनके अर्थशास्त्र के हिसाब से ये सही मानते हुए इसको कर रही है। अच्छा। और उनके भारी दबाव में। ये बहुत समय से, आप नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं या जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही देख लीजिए। और मैं इसमें कांग्रेस को मुक्त नहीं कर रहा हूं। 1991, यस, अच्छा, अगर मैं मानता हूं कि अगर आज बीजेपी नहीं होती तो कांग्रेस भी नीतियों को लागू कर रही होती। अच्छा। शायद उतने उत्साह के साथ नहीं, शायद उतने उत्साह के साथ नहीं, और इतना बवाल भी शायद होता तो वो थोड़ा पीछे हटते। लेकिन ये सरकार संकट में आए हुए पूंजीवाद के लिए रास्ता निकालने के लिए फांसीवासी चरित्र अख्तियार की हुई है और ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इनका मानना यह है इस नियो लिबरल इकोनॉमिक्स का कि मजदूर कानून या तो नाम के रहें या बिल्कुल रहे ही नहीं, मतलब खत्म कर दिए जाए, तभी तथाकथित विकास या अर्थव्यवस्था ऊंचाइयां छू सकती है। अच्छा। और इसका मतलब क्या है? ये कौन से कानून है जिनको समेटा गया है? ये लगभग 1920 जब यहां अंग्रेजों का शासन था तब से लेके और हाल तक के 1980 तक जो भी मजदूरों के पक्ष में कानून बने, वो मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, उनका शोषण रोकने के लिए थी। क्योंकि पूंजी का पक्ष उद्योग में भारी होता है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो चाहे तो रखे नहीं तो नहीं रखे। इसलिए एक सामूहिक, एक तरीके से सौदेबाजी का हथियार के माध्यम से और कानून के अस्तित्व के माध्यम से मजदूर इस स्थिति में आते थे कि उनका अति शोषण ना हो, उनको मानवीय काम के दौरान मानवीय कंडीशंस, मानवीय काम करने की शर्तें और उनका आर्थिक हित उसमें सदता रहे। अब इन कोड के माध्यम से वो उद्योग को आगे बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और मजदूर कानूनों का सरलीकरण के नाम पे एक तरह का ये षड्यंत्र है। और इसके तहत इन्होंने इन सारे कानून को, जिसमें उनके वेतन से लेके उनके सामूहिक सौदेबाजी का हथियार हड़ताल और छंटनी करने की अबाध सुविधा उनको देके पूंजीपतियों को, और एक तरीके से मजदूरों के सारे हथियार छीन लिए गए हैं। अच्छा। और लुटेरी पूंजी के सामने एक तरीके से निहत्थे शिकार करके उनको डाल दिया गया है। और इसको वो प्रचारित कैसे भी करें, लेकिन इसका लुब्बो लबाव यही है। तो प्रैक्टिकल रूप यही, प्रैक्टिकल रूप ये आप देखिए, इस देश में करीब करीब 55 करोड़ मजदूर है। अच्छा। 550 मिलियन मजदूर है। 55 करोड़ मजदूर जिसके वोट से सत्ता बनती है, उन्होंने उन मजदूर यूनियनों से इन कानूनों पे किसी तरह का जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिए उनको फेंक दिया कूड़ेदान में। अच्छा। किसी को नहीं पूछा। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो मजदूर संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, वो उसके मजबूरी में उनको खिलाफ बोलना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या? मतलब उनका ही एक तरह से हाँ, उनका अनुषंगिक संगठन है, उनका पिछलग्गू संगठन है। उनके सुझाव को भी अभी तक नहीं माना है। सुझाव नहीं माना और उनको सामने आना पड़ा। अच्छा। जो जिनको यही संचालित करते हैं, इन्हीं की राजनीति संचालित, उनको भी सामने आना पड़ा। अच्छा। मजदूर हित के लिए दिखने के लिए। तो आप सोच सकते हैं, उनका अपना संगठन, मजदूरों का संगठन इन कानूनों के खिलाफ आ रहा है, तो क्या भय है? दूसरी बात, 55 करोड़ लोगों की आबादी के लिए कानून बना रहे हो, जो नागरिक हैं, वोटर हैं, जिनके वोट से आपको सत्ता प्राप्त हुई है, उनके लिए कानून पारित करते हुए आपने ये उचित नहीं समझा कि हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हों,
तो इनको स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया जाए। विभागों की जो समितियां बनी वो विचार कर लें, उस पे सुझावों पे दोबारा विचार कर लें। तुम्हारे पास तो बहुमत है ना भाई, दोबारा ले आना। लेकिन सर ये तो जैसे स्टैंडिंग, लेकिन इन्होंने कोरोना को एक, जैसे वो कहते हैं ना कि अवसर में अपॉर्चुनिटी, तो इन्होंने ये अवसर में अपॉर्चुनिटी मानते हुए, अवसर में अपॉर्चुनिटी कैसे, मतलब लोग कैसे समझेंगे इसको? चूंकि कोरोना काल है, पूरे देश में आंदोलन नहीं हो सकता है, लोगों में भी भय और कानूनन भी इन्होंने असंभव बना दिया विरोध करना। अब सब जगह पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में धारा 144 लागू है, तो 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो संगठित विरोध नहीं हो सकता है। और मीडिया को कब्जे में कर रखा है, तो मीडिया उस विचार को आने नहीं देता है जो उनका विचार है, तो इसलिए उनके लिए यह आपदा अवसर होगी। तो जैसा किसान कानून में, अब इमेजिन कीजिए कि किसान और मजदूर मिला के यहां 90% आबादी बनती है, और 90% के आबादी के 3 दिन में ये 6 कानून जो उनके जीवन को भयंकर रूप से प्रभावित करने वाले 3 दिन में कानून बना दिए बिना बहस के। यहां तक कि वोट जो सही जो वोट डिवीजन था उसकी बात भी नहीं मानी। सर मैं जानना चाहूंगा अभी बेरोजगारी की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपका क्या पक्ष है? बेरोजगार युवाओं की स्थिति क्या है, जिस प्रकार से ये भी मतलब देश भर में एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की कॉरपोरेट पूंजी की व्यवस्था में जो पूंजी के मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के दर्शन पे चलता है, उसमें रोजगार देना एक इंसिडेंटल चीज है कि हम लगा रहे हैं, तो इसमें कोई नियोजन नहीं है, कोई योजना नहीं होती है, न सरकार की होती है। इसको लेसेज फेयर बोलते हैं अर्थशास्त्र की व्यवस्था में, कि पूरी छूट, पूरी स्वतंत्रता किसको? पूंजी को। तो रोजगार देने के लिए अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है। अर्थव्यवस्था चलेगी तो कुछ रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन इन नीतियों के जो पहले नेहरूयन मॉडल को रिजेक्ट करते, ये कहते हुए रिजेक्ट किया गया कि इसके कारण सारी प्रॉब्लम है, जिसमें बड़े पैमाने पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उनमें लोगों को हर साल लाखों की तादाद में नौकरी मिलती थी, सरकारी नौकरियां मिलती थी, अर्ध सरकारी नौकरियां मिलती थी, जहां वेतन एक रीजनेबल स्तर पे और निरंतर बढ़ते रहने का प्रावधान था, दूसरी सुविधाओं का प्रावधान था, वो सब निपटाए जा रहे हैं निजीकरण के माध्यम से, और उनको बेचा जा रहा है, नए कुछ ला नहीं रहे हैं। तो एक तो वो जगह जो है वो सब करीब करीब ऐसे 1.25 करोड़ लोग उनमें खपे हुए थे। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सार्वजनिक जो निकाय थे उनमें, जो उपक्रम थे उनमें, उनको कुछ को बेच दिया गया, कुछ को बंद कर दिया गया, और कुछ जो है वो बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। तो एक तो वो बेरोजगारी, दूसरा अब जितने भी इंडस्ट्री लग रही है वो मशीन आधारित, कम से कम मजदूर उसमें इन्वॉल्व हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं, कम से कम मजदूर इन्वॉल्व हो, ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं ताकि पूंजी को मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। संसाधन सार्वजनिक, चाहे नेचुरल रिसोर्स हो चाहे नॉलेज हो, वो सार्वजनिक सोसाइटी का, बिल्कुल, और मुनाफा कॉर्पोरेट पूंजी का। ये नीति बन गई है, और इसलिए रोजगार उनका कंसर्न नहीं है। और इसका परिणाम यह है कि 30 साल की नियो लिबरल पॉलिसी जो एलपीजी के नाम से आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो आप ग्लोबलाइजेशन तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन का दबाव लाए थे वो ही अपने यहाँ प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं, संरक्षणवाद पे चल रहे हैं। तो ये जो प्रेस्क्रिप्शन था उनका रोजगार देने में अब पूरी तरह से विफल हो गया। ये 18-19 का आंकड़ा है, हमारे यहां बेरोजगारी दर 5% के आसपास हुआ करती थी, जो बढ़ के 18-19 में 7.5% हो गई। लोग इनफॉर्मली बताते थे कि 10 से 11% है, लेकिन 7.5% का ऑफिशियल आंकड़ा था। तो इसका मतलब है कि काम करने योग्य आयु में नौजवान जो हैं उनमें से 7.5% तो जैसा भी काम मिलता है उसमें है ही नहीं। तो ये एक बड़ा फिगर अपने आप में होता है। तो क्या युवा समझ पा रहा है इस चीज को? मतलब तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, मानी ये अर्थव्यवस्था, ये अर्थनीतियां बेरोजगारी कम करने वाली नहीं है, ये बढ़ाने वाली है। तो इसका परिणाम, इन नीतियों के चलने का परिणाम बेतहासा बेरोजगारी होगी। और कोरोना का
बहुत सारी एजेंसी ने बताया कि 24% बेरोजगारी बढ़ गई। कोरोना का लॉकडाउन खुलने के बाद अभी भी मतलब भयंकर बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी एक विकराल समस्या इस देश की है। जब खुद सरकार कहती है कि हम सबसे युवा देश है, ये हमारे असेट है, हमारे यहाँ पे जो 35% मानी 35% से कम उम्र वाले लोग 60% है, तो वो तो काम चाहने वाले लोग हैं। और जब आपके पास काम चाहने वाली वर्कफोर्स इतनी बड़ी है और आपके रोजगार नए आ नहीं रहे और पुराने घट रहे हों, तब विकराल स्थिति तो होनी है। लोग जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, कैसे अर्थव्यवस्था से आपके संसाधन तो डिप्लीट हो रहे हैं। हर चीज का संसाधन आप उनको दिए जा रहे हो निजीकरण में, और नौकरियां आप दे नहीं रहे हो, उसमें रोजगार पार्टिसिपेशन है नहीं, तो विकराल समस्या है। जहां तक बेरोजगारों के आंदोलन की बात है, मुझे लगता है वो आंदोलन है। अच्छा। आप देखेंगे, लेकिन मीडिया उसको आने नहीं देता है। अच्छा, रेलवे में 60,000 वैकेंसी के लिए 17-18 में 60,000 वैकेंसी के लिए रेलवे में कोई 2.5-3 लाख वैकेंसी बता रहे थे उस वक्त। अच्छा। तो 60,000 वैकेंसी ग्रेड 4 की उन्होंने निकाली थी जी। तो उस 60,000 वैकेंसी के लिए 2,80,00,000 फॉर्म आए थे। तो आप किस पैमाने पे बेरोजगारी देख सकते हैं। और उन लोगों ने महीनों तक दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के, लखनऊ में बैठ के, जगह जगह पूरे देश में आंदोलन किए, धरने किए, लेकिन मीडिया ने कोई रिपोर्टिंग नहीं होने दी। अच्छा। कभी कभी एक चैनल पे, एनडीटीवी पे उसका रिपोर्टिंग आता था, उन्होंने वो चैनल चलाई और उस दबाव में उन 60,000 में से कुछ भर्तियां हुई भी। ये तो एक उदाहरण है बेरोजगारी के लिए। अब आप देखिए डूंगरपुर का आंदोलन, क्या आंदोलन है, बेरोजगारी का ही तो आंदोलन है। बिल्कुल। अब उसका उसका प्रतिकार है या उसका विरोध करने वाले हैं, लेकिन वो तो एक तरह से नक्सलिज्म से जोड़ दिया जा रहा है। ये तो सरकार जो है अपने नाकारा नीतियों के लिए, अपनी नीतियों की रक्षा में जो पीड़ित है उसको अपराधी घोषित करने की उनकी नीति है। अच्छा। तो ये उसके तहत कर रही है, क्योंकि आप उनको नक्सलवादी कह दो या उनको जातिवादी कह दो तो वो डिफेंस में आ जाएंगे। तो ये उनकी नीति है, वरना ये आंदोलन तो है तो रोजगार के लिए ही। और हम नहीं कह रहे हैं कि वहां कोई दूसरे जनरल कास्ट या जो ओबीसी कास्ट हैं जिनकी खाली पड़ी रह गई है 2 साल से क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं, वहां बेरोजगार नहीं होगा, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन वो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी इसीलिए तो कर रहे हैं कि उनको भी रोजगार चाहिए, वो फिट इन नहीं हो रहे हैं। तो रोजगार जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए भी नहीं है और अनारक्षित उसके लिए भी नहीं है। इन्होंने उनमें बांट के इस समस्या को अपने लिए थोड़ा सा सुविधाजनक बना दिया कि उसको बांटो और राजनीति के तहत किस तरह से उसको ठंडा कर दें, डिवाइड एंड रूल वाले वो चला के कर रहे हैं पूरे देश में। और दूसरा ये जो धार्मिक वैमनस्यता सोशल मीडिया पे लोगों को लगा दिया है, तो लोग बच्चे जो हैं जो रोजगार के उसमें जो यूथ है उसमें उलझा दिया है इन्होंने। वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो वो जो उनको अफीम चटा दिया है उससे वो चुभन उतनी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में सबको रोजगार मिलेगा तभी काम चलेगा, घर परिवार उसी से चलेगा। तो ये आंदोलन और बढ़ने वाला, कम नहीं होने वाला। सर, अभी देश में जैसा आप देख रहे हैं कि जो महिलाओं के प्रति मतलब एक जो बलात्कार और इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही है, ये अभी पिछले 7 सालों में तो इनमें काफ़ी मतलब इजाफा हुआ है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं और जो महिलाओं में एक रोष है उसको आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में जी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जी, और चाहे दलित हो चाहे कोई आदिवासी हो जी, महिला की स्थिति पहले से ही बहुत दोयम दर्जे की है। और खास तौर से हिंदू समाज जो है जी, उसमें महिला को प्रचारित तो ऐसा किया जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन व्यवहार में अगर हम सती करने से लेके आज तक ये जो घटनाएं होती हैं तो वहां हम देखते हैं कि वो आदमी मानी जो मर्द है उसकी सेवा के लिए, उसकी इज्जत, उसके पांव की जूती, इससे ज्यादा उसको समझा नहीं जाता है। अच्छा। सम्मानित माने तो उसके सम्मान के लिए, नारी सम्मान है। और अगर यूं माने कि अब वो पूरे अपने
तेवर में है तो जूती तक भी की बात है। हमारे यहां संस्कृति में औरत के साथ में वस्तु के रूप में उसको देखा जाता है, भोग की वस्तु के रूप में। अच्छा। और इसके बहुत सारे पौराणिक उदाहरण भी हैं, वहां से भी ये सारी चीजें आती हैं और प्रैक्टिस तो है ही। इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्त्री के साथ में अगर ऐसा कुछ हो गया तो अधिकार है। और खास तौर से जो सवर्ण जातियों के दबंग लोग हैं, कोई सामंत हुआ बिगड़ा या उस वर्ग से आने वाले लोग हुए, चूंकि दलित वर्ग और महिला कमजोर, खासतौर से दलित की महिला जो है, आदिवासी की महिला, वो कमजोर स्थिति में होती है। वो पूरी कम्युनिटी, उसका जो मालिक है, एक उसके परिवारजन है, वो भी बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो उनको तो वो बस ऐसे मानते हैं कि इनको मसलना, उनके साथ दुराचार करना, दुष्कर्म करना उनका अधिकार है। और क्या कर लेगी, क्या कर लेगी, ये है प्रश्न। आप देखिए कि सोनी सोरी जो नेशनल मीडिया में भी आई और जिसको नक्सलवादी कह के प्रचारित किया गया, एक साधारण आदिवासी महिला, कृषक महिला थी। उन्होंने उसके परिवार को उजाड़ने के लेके कुछ आवाज उठाई। वहां के डीआईजी के संरक्षण में कलूरी जो था, उस महिला के साथ में दुराचार के अलावा उसके जन्नांगों में पत्थर घुसेड़ दिए उन्होंने। अब आप, और उसको एक तरीके से नक्सली कह के उसको जस्टिफाई कर दिया गया और हमारे समाज ने उसको गले उतार लिया। तो ऐसे समाज में जो इस तरह से सोचता है महिलाओं के लिए, मैं समझता हूं कि दुराचार ये होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, और इसीलिए हो रहे हैं। तो समाज का ढांचा इस प्रकार से बना हुआ है। और अब जो हमारे यहाँ कानून की मशीनरी है, वो उसकी बहुत कानून और दूसरा कहिए तो जो न्याय प्रणाली है, ये इतनी सड़ गल गई है, उनमें कोई संवेदनशीलता बची नहीं है, खासतौर से महिलाओं और कमजोर के लिए। अच्छा। वो सत्ताधारी और दबंगों को कैसे खुश रखा जाए, कैसे उनको बचाया जाए, और उसके चलते कैसे अपना पेट पाल लिया जाए, कैसे अपना हित भी साध लिया जाए, बस इसी से चल रही है वो। इसलिए पहली बात तो, कोई महिला अगर पीड़ित है जाएगी तो उसका वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उससे शिकायत ही नहीं लेंगे। कोई बात अगर कोई ऐसी घट गई मानना पड़े तो फिर उस पर लिपापोती करने की कोशिश करेंगे। जब कानूनी मशीनरी, और यहां तक कि हमने देखा है भंवरी के केस में, जयपुर में दौसा जिले में जो भंवरी का कांड हुआ था, वहां तो जज ने हद कर दी थी। वो कहता है कि सवर्ण जाति के लोग जो उनको छूना भी माने गवारा नहीं करते, वो बलात्कार कैसे कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जजेस भरे पड़े हैं जुडिशरी में, जो मोरनी के आंसू से जो ऐसे काल्पनिक चीजों में विश्वास करते हैं, बच्चे पैदा करने की मोरों की बात करते हैं। तो किस लेवल की, किस स्तर की जुडिशरी और पुलिस हमारे यहाँ, संवेदनहीनता। तो जो कहना चाहिए कि सत्ता का जो ढांचा है, वो चाहे समाज में हो चाहे वो इंस्टीट्यूशंस में हो, वो महिला विरोधी है। और महिला के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है, उसमें मुकम्मल कार्रवाई तभी हो पाती है जब महिलाओं का कोई संगठन या विपक्ष उसको, चाहे राजनीतिक हितों के चलते या संवेदनशीलता के चलते, उसको बड़े पैमाने पे आंदोलन के रूप में बदल दे, तभी उस पर कोई कार्रवाई होती है। और मुझे लगता है कि इसी अप्रोच का और खास तौर से आज की जो भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार का जो कॉकटेल है, ये तो वैसे ही महिला विरोधी है। ये पितृसत्तात्मक महिला विरोधी सत्ता है, पहले वाली से भी कई गुना ज्यादा। और इसका परिणाम ये है कि आज खुलेआम एक मुख्यमंत्री रात को इस तरह का एक विभत्स कांड, और जबरन उनके बिना घर वालों का उसका मुंह दिखाए, उसका संस्कार आधी रात में उसका दाह संस्कार के बजाय उसको पेट्रोल डाल के जलाते हैं लकड़ियों में, और उसको देखने की वो मुख्यमंत्री हिमाकत करता है और उसको फिर जस्टिफाई करते हैं। तो ये तभी संभव है जब इस तरह की मानसिकता हो। ठीक है, आज की इस टॉक में सर आपसे आखिरी सवाल है कि देश में सहिष्णुता को लेकर आपका क्या मानना है, वो अभी किस स्थिति में है? क्योंकि ये पहले भी चर्चाओं में रहा है, काफी इसका विरोध भी हुआ है, काफी लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो मानता हूं कि सहिष्णुता एक हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए एक बहुत ही जरूरी गुण होता है। बिना सहिष्णुता के इतना विविधताओं से भरा हुआ समाज चल ही नहीं सकता, उसमें शांति रह ही नहीं सकती। अच्छा। पहले से भी हमारे समाज में जो अल्पसंख्यक थे, जो कमजोर स्थिति में थे, दलित थे, आदिवासी थे या और कमजोर वर्ग,
जी। जिनको सत्ता का सहारा नहीं होता है, जी। वो पहले से ही एक खराब स्थिति में थे। वो उनके प्रति एक असंवेदनशील रवैया पहले से ही मौजूद था। हमारे समाज की मानसिकता में वो पहले से काफी हद तक मौजूद था। अच्छा। लेकिन इस सरकार के 6.5 साल में, चूंकि ये पनपे ही उसी जहर को फैला के हैं समाज में, अच्छा। एक बड़े समुदाय को राष्ट्रद्रोही और देश के दुश्मन मानते हुए एक पड़ोसी देश, जिसमें शायद सत्ता में वो लोग हैं जो उनका अल्पसंख्यकों का धर्म है, उसके चलते उनके सत्ता के में आने का आधार ही ये विचार था। और इसलिए उनके आते ही जैसे उनका लंपट तत्व है और उनका जो जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं और ऐसी कारगुजारियां करते हैं कि पूरा का पूरा वो जो समाज है वो आतंकित हो जाए और वो एक तरीके से गुलामी की स्थिति में आ जाए, वो अधिकार विहीन हो जाए। तो वो ये चाहते हैं पहले से, उनके तो एजेंडा में 1925 से चल रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। और इसलिए आज इस दौर में हमारे समाज में संगठित असहिष्णुता चरम पर है। अच्छा। और इसके ऊपर तुर्रा ये है कि वो असहिष्णुता का जो आरोप है वो उल्टा उन पे जड़ते हैं जो उसके शिकार होते हैं। अच्छा। तो ये और उल्टा है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में ये असहिष्णुता है लोगों को बांटने जी। और इस देश में अशांति फैलाने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। हमारी एकता में एक तरह से और ये असहिष्णुता समय समय पे इसके बारे में समाज के जो समझदार लोग हैं, जो विवेकशील लोग हैं, ऐसे संगठन भी हैं, वो लोग बोलते भी रहते हैं, लेकिन उनको पता है इन सबको महत्व नहीं देना है। और इस सारी इसके खिलाफ जितनी भी चीख चिल्लाहट है, जितना विरोध है, उसको दरकिरार करते हुए उसको वो जारी रखने वाले हैं। इसका एक ही इलाज है, शेष लोग और जो भी लोग इनकी इस असहिष्णुता नीतियों से वो नहीं है, संगठित होकर उसका प्रत्युत्तर दें, वही उसका एक जवाब है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से भी तथ्यों के साथ में, और आपका जो एक लंबा अनुभव रहा है उसके आधार पर आपने जवाब देने की कोशिश करी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।